Welcome to platform Get Trinity and welcome to the special session that is related to the latest HURL recruitment. Yes, obviously हम सभी लोगों ने भी 15 दिसंबर को ही HURL का रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने घर से बहुत दूर ट्रैवल करके जा करके इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, ठीक है ना? और उसी दिन आपका एग्ज़ाम देने के आने के बाद उसी दिन आपके पास में एक नोटिस ऑफिशियल रिलीज़ होता है। इसमें सिंपली ये मेंशन किया गया है कि अभी फर्दर ऑर्डर्स तक HURL का रिक्रूटमेंट है वो होल्ड पे रखा गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कल का ही ये नोटिस है, कल ही आपका रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम था, ठीक है? जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या फिर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो हमारे पास में रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था, उसके लिए हमारा कल रिटन एग्ज़ाम रखा गया था 15 दिसंबर को, ठीक है? इसका रिक्रूटमेंट आपका अक्टूबर में ओपन हुआ था, 1 ऑफ अक्टूबर से लेकर के पूरा अक्टूबर मंथ में इसका रिटन ओपन हुआ। तो मेरे पास लगातार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर प्लीज़ क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न है? क्या ये एग्ज़ाम दोबारा कराने वाले हैं? ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ही मैं आज के आपके सामने हूँ। ठीक है? और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा बिकॉज़ कई सारे फैक्ट्स के बेसिस पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं और इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो जैसा कि आपके पास में नोटिस रिलीज़ किया गया है, इस नोटिस के अंदर में कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रा थोड़ा-सा आपका ध्यान अटेंशन लेना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर नोटिस के अंदर जो रखा गया वो ये रखा गया है कि आपका फर्दर हमारे पास इन्फॉर्मेशन तक, ठीक है ना, अभी आपका रिक्रूटमेंट जो है ये आपका होल्ड पर है, ठीक है? ये नोटिस मोस्टली लोगों के पास आ चुका होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस या फिर टेक्निकल रीजंस, ये 2 रीजन की वजह से। या तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है या फिर टेक्निकल रीजन है, ठीक है ना? लेकिन या नहीं है यहाँ पर, दोनों में से एक नहीं है, यहाँ पर दोनों हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न भी है और टेक्निकल रीज़न भी है। दोनों रीज़न की वजह से आपका रिक्रूटमेंट होल्ड पर है, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी मैं आपको देना, क्या एक्चुअली रीज़न हो सकता है? दैट मे, ठीक है ना? आई एम नॉट 100% एश्योर्ड, दैट मे बी, ऐसा क्यों हो सकता है और आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न क्या है, क्या हो सकता है जिसकी वजह से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को होल्ड पे रखा गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स बहुत सारे होते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ में कुछ चेंज हुआ है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होल्ड पे जाता है, या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पॉलिसीज़ में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ चेंजेस हैं, लाइक वैकेंसीज़ में वेरिएशन है, ठीक है? या फिर उन्होंने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिलीज़ किया था, जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया था, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस है, ठीक है? इस वजह से प्रोसेस आपका होल्ड पे जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स होते हैं। कई बार कुछ लीगल रीजन्स भी होते हैं, कई बार हमारे पास आपके कुछ गवर्नमेंट सेक्शंस होते हैं, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं, अप्रूवल्स बोल सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल्स होते हैं, जिस वजह से भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका जो है ना वो होल्ड पे हो जाता है। मतलब ये है कि सपोज़ मान लीजिए कि हमारे पास अगर रिक्रूटमेंट के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो ओपन हुई थी, ठीक है? तो वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हमारे पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपन की गई थी। बट रिक्वायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि जो भी वैकेंसीज़ जब भी दी जाती किसी रिक्रूटमेंट में, उस नोटिस में एक चीज़ लिखा होता है कि टेंटेटिव वैकेंसीज़, और एक नीचे लाइन लिखी होती है कि दीज़ वैकेंसीज़ में बी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द HURL या फिर जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी है उसके बेसिस पे, ठीक है ना? तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न आपका क्या हो सकता है कि यहाँ पर या तो कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस हुआ है या फिर वैकेंसीज़ भी चेंजेस हो, ठीक है? इस वजह से हमारे पास में इस चीज़ को होल्ड पे रखा है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज़ मेरे को मिली है जो मैं वो न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा कि HURL करंट टाइम पे रिक्रूटमेंट ओपन होने के जस्ट पहले की ये न्यूज़ है, ठीक है ना? HURL करंट टाइम पर अपना 3000 करोड़ जो है ना एक्सपेंड कर रहा है अपनी सारी यूनिट्स को एक्सपेंशन के लिए। अभी HURL का जो कैपेसिटी है वो 38 लैक्स पर टन का कैपेसिटी है पर एनम का, ठीक है ना? 38 लैक्स टन पर एनम का कैपेसिटी, एलटीए कैपेसिटी है, और इसको वो एक्सपेंड कर रहा है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में, वो इसको 50 लैक्स पर एनम का जो है ना कैपेसिटी ये लेकर के जाने वाला है, ठीक है ना? ये कैपेसिटी जो एक्सपेंशन होने वाला है, तो अभी जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, 38 लैक्स टन्स पर एनम का कैपेसिटी है। 3 यूनिट इसकी एक साथ काम करती हैं, ऑलरेडी आप तीनों यूनिट के नाम जानते हैं। 94% तक कैपेसिटी लास्ट टाइम इन्होंने यूटिलाइज़ की है अपनी, ठीक है ना? और इसको अभी इन तीनों यूनिट्स को जो कॉस्ट था इनको बिल्डअप करने में, जो पुराना बिल्डअप हुआ था तब इनका 27,900 करोड़ का कॉस्ट था। अब ये 3,000 करोड़ का एक्सपेंड करके जो है ना, ये अपनी यूनिट्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न ये हो सकता है कि इन यूनिट्स के अंदर में अब रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली हो, इसलिए हो सकता है कि वैकेंसीज़ और ज़्यादा आने वाली, ठीक है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है।
जिसका बेस जो है वो आपके सामने है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पर HURL जो है वो 3000 करोड़ एक्सपेंड करके आपका यूनिट्स का एक्सपेंशन करने जा रहा है। ठीक है, कुछ नई यूनिट्स भी स्टार्ट होने जा रही हैं। नई यूनिट्स का मतलब क्या है, कुछ पुरानी फर्टिलाइजर की यूनिट्स हैं जो कि अभी तक बंद पड़ी हुई थी, ठीक है, उनको स्टार्ट किया जा रहा है। बिकॉज करंट टाइम में इंडिया फर्टिलाइजर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और बहुत सारा फर्टिलाइजर हमारा जो है बाहर से एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, तो वो चीज़ गवर्नमेंट पॉलिसी ये चाहती है, बहुत सारी न्यू पॉलिसीज़ आई हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम बाहर से एक्सपोर्ट ना करके अपनी पुरानी जो फर्टिलाइजर यूनिट्स जो बंद पड़ी हैं, ठीक है, उन्हीं को किसी भी तरीके से हम उनको ही चालू करें। ये चीज़ HURL जो है करने जा रहा है। तो HURL अपनी 2 से 3 यूनिट जो है पुरानी हमारे पास जो यूनिट्स बंद पड़ी हैं फर्टिलाइजर्स की, तो उनको भी स्टार्ट करने का प्लान है। ठीक है, ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगी, आप अगर पढ़ते हैं थोड़ा बहुत तो। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होल्ड पे हो, वैकेंसीज़ में कुछ चेंजेस आए। दूसरा रीज़न ये है, वहाँ पर एक मेंशन किया गया है, ये तो पहला रीज़न मैंने आपको मेंशन कर दिया। दूसरा मेंशन किया गया टेक्निकल रीज़न्स। टेक्निकल रीज़न्स के अंदर हमारे पास ये होता है कि या तो हमारे पास जब पेपर हुआ है तो उस दौरान ये तो सर्वर में कोई गड़बड़ी आई है, ठीक है ना? पेपर में भी अगर कहीं पर लीक हुआ है, या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस ऐसे आए हैं कि किसी सेंटर पर पेपर में भी डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है? ये टेक्निकल रीजंस होते हैं, ठीक है, या तो सर्वर में प्रॉब्लम, या हमारे पास में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हमारे पास में किसी सेंटर में कोई प्रॉब्लम आई है, या पेपर सबमिट होने के बाद में कोई इश्यूज़ आया है, ठीक है, कुछ ना कुछ ये इश्यूज़ हैं हमारे जो ऑनलाइन आपके सर्वर पे होते हैं, ठीक है। तो CBT के दौरान या फिर CBT सबमिट होने के बाद में कुछ इश्यूज़ हुए, ठीक है। पेपर लीक होने के चांसेस CBT में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी सेंटर में कोई टेक्निकल इश्यूज़ हुए हों, कहीं पर पेपर स्टार्ट ना हुआ हो या फिर कहीं पर बीच में बंद हो गया हो, ऐसा कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल रीज़न भी हो सकते हैं, इस वजह से आपका रिक्रूटमेंट होल्ड पे रखा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि सर हमें क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिक्रूटमेंट अगर अटेम्प्ट किया है प्रोसेस में, तो अभी अगर बाय चांस अगर टेक्निकल ग्लिच अगर ज़्यादा रहा होगा, तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारे पास में क्या है, आपको मे बी हो सकता है कि एग्ज़ाम दोबारा देना पड़े। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि जो बच्चे जिन लोगों को अगर बाय चांस अगर पेपर अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिला है, फिर उनके साथ कोई भी इश्यू हुआ है, या आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, उसके बाद अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आया है, तो उससे अगर आपका रिस्पॉन्स जो भी आपने दिया था, जो आंसर्स आपने दिए थे, अगर वो कहीं न कहीं अगर सही से सबमिट नहीं हुए हैं या फिर कुछ अफेक्ट हो रहा है, रिज़ल्ट अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में रिक्रूटमेंट दोबारा भी हो सकता है, CBT दोबारा भी हो सकता है। और वैकेंसीज़ में अगर कोई चेंजेज़ अगर आपको मिलता है, तो वैकेंसीज़ में चेंजेज़ के लिए, ठीक है ना, भी रिक्रूटमेंट दोबारा हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा, दोबारा से आपका क्या होगा, नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया जाएगा। जो पुराने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उनको जस्ट क्या करना पड़ेगा, फॉर्म में भी नहीं फिलअप करना पड़ेगा, या आप अगर फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, तो आपको ओल्ड रजिस्ट्रेशन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कुछ भी करा सकते हैं। और वैकेंसीज़ अगर बढ़ कर के आती हैं, तो दोबारा से रिक्रूटमेंट जो है ना फिर से होगा, CBT फिर से होगा, ठीक है? तो अगर दोबारा से होगा, तो आपको देना पड़ेगा। अगर नॉर्मल ग्लिच है, अगर रिज़ॉल्व हो जाता है, या कोई पॉलिसी में अगर कोई चेंज हुआ है, वो रिज़ॉल्व हो जाता है, तो यही रिक्रूटमेंट आपका जो CBT आप दे के आएँ, यही फाइनल होगा। तो आपको परेशान, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन मेरे को इसलिए कन्वे करनी थी बिकॉज़ आप हैरान परेशान ना हों, और आगे आने वाला जो भी आपका गेट का एग्ज़ाम है, फिर आने वाले जो भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, लाइक HPCL, HRL का एग्ज़ाम आपका आएगा, राजस्थान रिफाइनरी का, आप उन पे फ़ोकस रहिए। जो होना था वो हो चुका है, ठीक है? और जो भी होगा वो आपके फ़ेवर में होगा। तो ऐसा पैनिक होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं कन्वे कर रहा था बिकॉज़ बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे, टेंशन ले रहे थे, ठीक है? तो डोंट वरी, और अपने नेक्स्ट टारगेट पे फ़ोकस करिए। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था, ठीक है? तो और ये इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी अगर आपसे पूछता है, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो कि रीज़न्स क्या हो सकते हैं। जो रीज़न्स हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपके साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू एंड टेक